पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। ठीक है, आप चाहो तो इस कंपनी को जस्ट स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जो खबर यहाँ पे आ रही है कंपनी से रिलेटेड वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो चाहो तो इसको फर्दर स्टडी आप कर सकते हो। तो कंपनी किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो एक ये सरकारी कंपनी है एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो कंपनी है कई समय से काफ़ी बुरे स्थिति में हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अभी सरकार जिस प्रकार, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस मिलना चाहिए। आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा। आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आप घाटे में हो जाओगे और घाटे वाली कंपनी में कौन पैसा लगाएगा? ठीक है, लगातार वो नीचे 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 ही जहाँ पे जाते रहते हैं। सो डेफिनेटली इस सरकारी कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसको भी वापस रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कैसे? इसको भी काफ़ी सारे अभी ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले आज के दिन आप देख सकते हो स्टॉक ऐसा चल रहा था, फिर एक देख रहे हो एकदम सडनली तेजी आई, तो उस तेजी के पीछे का रीजन भी है। ठीक है, तो एक कंपनी को बहुत अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला एंड अगर लगातार अगर इस प्रकार के अगर ऑर्डर मिले, ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी अपने जो लॉसेस है वो पे करके यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। बट सबसे रिस्की पॉइंट वही होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। एक बार छक्का लगाकर, एक बार सेंचुरी लगाकर, ठीक है, आप इंडियन टीम में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वैसी चीज़ है। बट एनीवेज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इस कंपनी के रिवाइवल की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले जहाँ पे कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 1 से, सो ये कंपनी का मेजर बिजनेस किस में आता है? टेलीकॉम सेगमेंट में। एंड अभी टेलीकॉम सेगमेंट में तो आपको पता ही है जियो, एयरटेल, उन्हीं कंपनी ने पूरा बिजनेस खा के रखा हुआ है एंड उससे जुड़े हुए जो हम लोग को बाकी के प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं वहीं पे हम लोग को उनका बिजनेस ग्रो होते हुए देखने को मिल जाता है। सो सरकारी कंपनी की हालत तो खराब है, बट आपको पता ही है बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। 4G लाने की यहाँ पे अभी भी प्रोसेस यहाँ पे जोरों शोरों से जारी है। 5G से रिलेटेड भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 5G लेकर यहाँ पे आएंगे करके, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि बीएसएनएल स्टार्ट टेस्टिंग 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, 100% बिल्ट इन इंडिया रहेगा। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था। सो बिल्ट इन इंडिया मतलब इंडियन कंपनीज को ही टेलीकॉम इंफ्रा से रिलेटेड भी काम यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये कंपनी इसी में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों ITI लिमिटेड। यस, ये सरकारी कंपनी है जो कि आप देख सकते हो किस बिजनेस में यहाँ पे काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड उसी से जुड़े हुए जो भी हम लोग को एंसिलरी सर्विसेज देखने को मिल जाती है, इसमें ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कंपनी फोकस ऑन ऑफरिंग टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बीएसएनएल के रिवाइवल के हिसाब से इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे कि आपको याद है कि इसके पहले 90,000 करोड़ सरकार ने यहाँ पे बीएसएनएल के कमबैक के लिए यहाँ पे अलॉट यहाँ पे किया था, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि 15,000 करोड़ टीसीएस को यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि टीसीएस ने भी कोलैबोरेशन किया था, आईटीआई के साथ ही किया था। ठीक है, लगभग 1 लाख 4G साइट का जो टारगेट है सरकार का उसको कंप्लीट करने से रिलेटेड। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आईटीआई को यहाँ पे बीएसएनएल के रिवाइवल के चलते एक अच्छा बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड इसीलिए इस कंपनी में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो फिलहाल ये 300 के आसपास आईटीआई का स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करें, बिजनेस लेवल की बात करें, तो आपको याद होगा कि लैपटॉप, तो सरकार ने भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि सरकार ने अपना लैपटॉप लेकर आ गई। यस, ये सरकारी लैपटॉप है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड आप ये लोगो भी देख सकते हैं, ये लोगो में क्या लिखा हुआ है? ITI लिखा हुआ है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये ITI का ही लैपटॉप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्मैश करके लैपटॉप उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ये देखो ITI लिमिटेड स्मैश करके 2024 की बात है। ठीक है, कुछ ही टाइम पहले मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था। ये लैपटॉप भी लाया था, मिनी कंप्यूटर भी उन्होंने यहाँ पे लाया था। ठीक है, एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ITI डेवलप द लैपटॉप माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड स्मैश विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, लगभग तभी बोला जा रहा था कि 29,000 के आसपास ये लैपटॉप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करके। सो ये भी एक उन्होंने कोशिश यहाँ पे करके यहाँ पे रखी हुई थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तीसरा पॉइंट ये आज के दिन हम लोग को एक खबर देखने को मिली है जिस चीज़ के चलते ITI का स्टॉक हम लोग को तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था एंड वो है दोस्तों सोलार सिस्टम। यस, सोलार की बात करें, देखिए सोलार अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। सो अगर आप देखते हो रोड साइड भी आप लोगों को लाइट्स देखने को मिल जाती है। तो रोड साइड भी जो लाइट्स अभी यहाँ पे जलेंगी वो भी सोलार की मदद से यहाँ पे जलेंगी। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड जो बिजनेस है दोस्तों ITI को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं ITI शेयर भागा बिकॉज इनको बिहार गवर्नमेंट की ओर से 300 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। बट ये ऑर्डर किससे रिलेटेड है? तो जैसे आपको बोला सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम डेवलप करने के लिए बिहार ने यहाँ पे इनको ऑर्डर यहाँ पे देके रखा हुआ है। इसके पहले भी इनको इस प्रकार के 1-2 ऑर्डर यहाँ पे मिले थे। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि इरेडा कैसे इंडिया आ जाता है, तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिहार के हिसाब से ब्रेडा करके आप यहाँ पे कह सकते हो, तो उन्होंने बोला है कि आपने सप्लाई भी करना है और इंस्टॉल भी करना है 1 लाख नंबर ऑफ सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम। ठीक है,
तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ था एंड इसी चीज़ के चलते ये जो ऑर्डर मिला है यहाँ पे ITI को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये लगातार ये सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी। सो ITI जैसा जो स्टॉक है वो हम लोग को शायद से क्या पता कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। सो चलिए अच्छी अच्छी चीज़ें तो सुन ही ली, अभी यहाँ पे रिस्क वाली चीज़ों को भी कवर यहाँ पे कर ही लेंगे कि क्या दिक्कतें हो सकते हैं। सबसे पहले तो भाई कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेना, मतलब आप चेक कर लो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए कैसे, अभी तो टॉप पे है ठीक है, बट कई समय से ये कंपनी ऐसी यहाँ पे चलती है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट जैसा चार्ट पैटर्न नजर ही नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट का चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया है, कौन सा चार्ट पैटर्न होता है, यस हायर हाई एच 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 ऐसे ऊपर जाना चाहिए लेफ्ट टू राइट, मतलब जो कंपनी अपने हायर हाई को लगातार तोड़ती जा रही है उन कंपनीज को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। ये किस प्रकार का चार्ट पैटर्न है कि यहाँ पे भागता है, फिर 90% क्रैश, फिर 90 क्रैश, फिर 90 क्रैश, फिर यहाँ पे 70-80% क्रैश। बाप रे बाप, ये कंपनी तो 5 से 6 टाइम 90% तक क्रैश हो चुकी है। मतलब ये ट्रेडिंग टाइप का स्टॉक बन चुका था, मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जिसकी टाइमिंग चुकी वो पूरी तरीके से यहाँ पे फंस गया। ठीक है, ये इस प्रकार का स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि आपको ये बाइफरकेट करना आना चाहिए कि आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें ट्रेडिंग वाली देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टिंग वाली। ठीक है, हालांकि हम कह सकते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। मतलब क्या, इनको ऑर्डर तो मिलते थे, यहाँ पे भी देखो तेजी तो है, बट उसके बाद क्यों नहीं भाग रहा है कि उसके बाद फिर वापस वो सीरीज ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। लगातार आपको ऑर्डर मिलने चाहिए ना। ये जो मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट का वैसे ही तो है, मैंने एक बार सेंचुरी लगा दिया, अरे इससे थोड़ी ना आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा, आपको बार बार लगातार रहना पड़ेगा तब आप टीम में टिके रहोगे। तो वैसे ही है कि जो तेजी देखने को मिल रही है, टिकना इंपॉर्टेंट है और टिकने के लिए लगातार सीरीज ऑफ ऑर्डर यहाँ पे आने चाहिए। अगर वो लगातार सीरीज ऑफ ऑर्डर आते रहेंगे तो फिर वो स्टॉक ऊपर भागेंगे और वहां पे तेजी टिकेगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन अगर हम बात करें कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, मतलब मिड साइज की कंपनी है। ओहो हो, आप चेक कर सकते हो ROE एंड CE दोनों माइनस में। मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में, प्योर लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी 100 रुपया कमाती है तो लगभग 120 का खर्चा करके कमाती है, मतलब कंपनी के खर्चे कमाई से ज्यादा है, इसलिए कंपनी का ROE ROCE माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इस रिस्क को समझो दोस्तों। ठीक है, अगर मैं कंपनी के P&L को अगर आपको दिखा दूंगा तो आप चेक कर लेना, कंपनी घाटे में ही देखने को मिल रही है, माइनस 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 में ही चल रहा है। एंड माइनस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया इस चीज़ के चलते माइनस में नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी का। जैसे आपको बोला ना कि कंपनी सेल करते 1395 का, बट खर्चा 1500 के भी ऊपर, सो 150 का लॉस। ठीक है, 1200 का खर्चा, मतलब सेल किया बट 1500 का खर्चा करके 300 का लॉस, 1600 का बिजनेस किया बट 1900 का खर्चा करके 300 का लॉस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का निरंतर हम लोग को माइनस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े रिस्क की चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि आपको कहा कि ये माइनस वाली चीज़ें प्लस करने के लिए कंपनी को ये इस प्रकार के अगर लगातार अगर ऑर्डर मिलते रहे तो फिर वो अच्छी बात रहेगी। अगर एक बार ऑर्डर मिला और उसके बाद सूखा ही पड़ गया तो फिर क्या फायदा। तो ये इसीलिए इन कंपनीज में जाने से पहले आप लोगों ने ये वाला पॉइंट को जरूर विचार करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा और रिस्की पैटर्न कौन सा होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 90% है एंड यहाँ पे पब्लिक 2% ये, बाकी यहाँ पे भी सरकार के पास ही ज़्यादा है। अभी ऑब्वियसली आप कहोगे यहाँ पे 75-25 का रूल क्यों नहीं अप्लाई होता, तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे बड़ा माल बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला भी चाहिए, ये भी एक चीज़ रहती है। ठीक है, OFS की भी अगर हम लोग बात करें तो सामने बायर भी तो यहाँ पे मिलना चाहिए, तो एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे होती है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा GIC जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो कितने समय के बाद सरकार ने जाके अपना स्टेक बेचा, क्योंकि अभी जाके उनको बायर मिला। तो ये सरकारी कंपनीज में हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें भी बहुत बार देखने को मिल जाती है। एंड याद रखना, अभी स्टॉक एकदम ऐसा टॉप पे आया है, क्या पता सरकार कभी भी चाहे तो यहाँ पे OFS भी ला सकती है, वो थोड़ी ना हमें एडवांस में बता के लाएंगे, बट जस्ट आप लोगों को ये रिस्क आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं लगातार घाटे के चलते कंपनी ने बीच बीच में जो भी प्रॉफिट कमाया था वो भी उड़ जाता है। कंपनी के बैलेंस शीट देखो, 1500 से रिजर्व घट के 1200 से घट के 788। अगर सिलसिला ऐसे ही जारी रहा लॉस का तो ये 500 के भी रिजर्व्स नहीं बचेंगे, उसके भी नीचे कंपनी जा सकती है। देन आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 120 का कर्जा है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हो, भयंकर कर्जा देखने को मिल जाता है। एंड कैश भी कंपनी के पास 800 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल जितनी भी बातें थी ITI से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी को यहाँ पे बिजनेस मिलते हुए देखने को मिल रहा है, बट अगेन कह रहा हूँ ये बिजनेस की सीरीज लगातार जारी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे वापस लगातार सीरीज अगर जारी नहीं हुई, जैसे कि अभी देखा 300 करोड़ का ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट से मिला, ठीक है, बट क्या 300 करोड़ में क्या कंपनी मल्टीबैगर बनेगी, कुछ भी नहीं होगा भाई। ठीक है, लगातार यहाँ पे और कहीं से तो ऑर्डर इनको लाने पड़ेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, लगातार ये अगर चलता रहा तब जाके ये जो तेजी देखने को मिल रही है वो आगे यहाँ पे बढ़ सकती है। ठीक है, टिक सकती है, वरना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो धीमे धीमे करके वापस यहाँ पे कंपनी नीचे ही आएगी। सो ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि सरकारी कंपनीज को ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यूजुअली ये कंपनी टेलीकॉम में काम यहाँ पे करती थी। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अभी लैपटॉप सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं सोलार से रिलेटेड
ठीक है, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही इनकी एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस चीज़ के चलते इनको भी एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते शायद से थोड़ी बहुत अपनी बैलेंस शीट सुधार सके। सो आशा करता हूँ दोस्तों, ठीक है, कोई नया बिजनेस है नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे बात होने वाली है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी ने यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, और वो स्टेटमेंट ये है कि बस 4 महीने यहाँ पे बाकी है, एंड इस 4 महीने के बाद इनकी हम लोग को पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कौन सी कंपनी की हम बात करें दोस्तों, तो उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। यस, मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट स्टॉक काफ़ी महंगा हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 12,000 का, ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से हम बात नहीं करें, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी काफ़ी रीजनेबल लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट फिर भी 12,000 का शेयर देख बोलते ही आपको पता ही है, काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते, भाई हम तो थोड़ी ना इसको पढ़ेंगे, जो कि एक गलत अप्रोच यहाँ पे होता है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो कंपनी आप जो खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें क्वालिटी जो रहता है, उसका वैल्यूएशन रहता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। एनीवेज, सो मारुति की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि बस 4 महीने बाकी, उसके बाद इनकी पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल EVX की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, EVX आप चाहो जैसे भी चाहो प्रोनाउंस यहाँ पे कर सकते हो, बट पहले इनकी SUV इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर इसमें अगर देखा गया तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा, अलग अलग ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी 600 किलोवाट्स की बैटरी देखने को मिलेगी, 160 का मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगा। रेंज की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे उन्होंने इन चीज़ को फोकस यहाँ पे किया है कि 550 किलोमीटर का रेंज वो फिलहाल तो यहाँ पे बता रहे हैं। प्राइस अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे सामने यहाँ पे नहीं आई, बट बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख के आसपास हो सकती है करके। वी डोंट नो, वो बाद में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे ही लॉन्च होगा, ठीक है, तभी वो प्राइस को यहाँ पे सामने यहाँ पे रखेंगे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इसी चीज़ का इंतजार काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि मारुति की पहली गाड़ी कब आएगी करके। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग पेट्रोल डीजल की बात करें नॉर्मल, तो उसमें ये है ऑटो सेक्टर का ग्राफ आपके सामने। ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लाल रंग, ये लाल रंग और कुछ नहीं दोस्तों, ये मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर है। यस, मतलब आप ऐसा भी बोलोगे कि नॉर्मल ऑटो सेगमेंट में 50% मार्केट शेयर इंडिया का मारुति सुजुकी के पास है। एंड बाकी प्लेयर देखिए, सब के पास आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रहा है वो है हुंडई का। यस, आप देख सकते हैं लगभग 17% के आसपास। बाकी का जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 50%, 50 मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, 45, 40, अगेन 50, 55, 40 ऐसा चलता रहता है, ठीक है। सो अगर प्रॉपर मार्केट शेयर आपके सामने रख दूँ तो देखिए कमर्शियल व्हीकल में इतना नहीं है, 4-5% ही है। अगर हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल अलग अलग रहता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट की बात करें तो वहाँ पे 55% का मार्केट शेयर, देन उसी के साथ साथ कॉम्पैक्ट सीडान पैसेंजर व्हीकल की सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे 57% का मार्केट शेयर, देन मिड साइज पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे 20% का मार्केट शेयर। तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर कितना है, नियर बाय 40-50% के आसपास देखने को मिल जाता है। यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो 25% का मार्केट शेयर यहाँ पे भी है। बट होल कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट कि यहाँ पे अगर हम कहें कि इनका जो मार्केट शेयर है वो हम लोग को लगभग 50% के करीब देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और सेकंड नंबर की कंपनी 16-17%, कोई करीब भी नहीं है, ठीक है। सेकंड कंपनी जो हुंडई भी देखने को मिल जाती है, उसका अगर मार्केट शेयर को डबल भी करोगे तो भी वो मारुति तक नहीं पहुंचती है। अगेन कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल की बात करें। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी नंबर 1 पे हम लोग को देखने को मिल रही थी, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 17.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ उन्होंने बेची। एंड पिछले साल 23 की बात कर ले, फाइनेंशियल 23 की 16 लाख के करीब गाड़ियाँ बेची थी, मतलब 1.5 लाख गाड़ियाँ ज़्यादा, 10% की ग्रोथ। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं टॉप लेवल पे होने के बावजूद 10% की ग्रोथ लगातार यहाँ पे मारुति हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग 2023 के साल की बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, तो टॉप 10 गाड़ियाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बिकी थी, उसके मॉडल आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों। उसमें भी आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मारुति की स्विफ्ट बेची गई थी 2 लाख से ज़्यादा यूनिट। नंबर 2 पे अगेन मारुति की वैगनार बेची गई थी 2 लाख से ज़्यादा यूनिट। अगेन मारुति की तीसरी बेलेनो बेची गई थी 1,93,000 से ज़्यादा यूनिट। चौथे नंबर पे भी मारुति ब्रेजा 1,70,000 यूनिट। 5वें नंबर पे टाटा आ गई, टाटा निक्सन 1,70,000 यूनिट। देन अगेन 6th पोजीशन पे मारुति सुजुकी की डिजायर 1.5 लाख से ज़्यादा यूनिट। देन हुंडई की क्रेटा आ गई 1.5 लाख से ज़्यादा की यूनिट। देन फिर वापस टाटा पंच 1.5 लाख के आसपास यूनिट। देन अगेन मारुति इको एंड एर्टिगा की बात करें, मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखना कि भारत देश में टॉप 10 सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ बेची जाती है, ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, उसमें टॉप 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में से 7 गाड़ियाँ मॉडल वाइज ये मारुति की रहती है। 3 कौन है, एक है टाटा निक्सन, देन टाटा पंच एंड एक हुंडई की क्रेटा, बाकी सारे मारुति, ठीक है। मतलब बताने का अगेन कह रहा हूँ, होल कंक्लूजन इस पॉइंट कि हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में जो हमारे भारत देश का अगर हम स्टडी करें तो उसमें 4 व्हीलर में किसका डोमिनेंस है,
पूरा मारुति सुजुकी का डोमिनेंस है एंड वो ये लेगेसी को कई सालों से बरकरार रखते हुए आए हुए हैं। एंड पिछले साल का भी अगर हम लोग डेटा देख लिया 10% की ग्रोथ हम लोगों ने देख ली है। सो नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 को निरंतर वो कंटिन्यू भी यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये तो चीज़ें हो गई दोस्तों पेट्रोल डीजल की। अभी आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें, यस वो रहने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आया था तब मारुति ने बोला था भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगा, इंडियन मार्केट के लिए इतना सूट नहीं होगा करके, अलग अलग रीजन करके। बट तभी अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है किसने काम स्टार्ट कर दिया था, जो कि बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त उनको मदद कर रहा था, टाटा मोटर। यस, टाटा मोटर का बिजनेस में इतना जबरदस्त ग्रोथ कैसे आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस प्रकार का हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, ये मान के चल रहे कि भविष्य में टाटा मोटर बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर यहाँ पे करेगा करके। इसी चीज़ को लेकर टाटा मोटर को एक्स्ट्रा प्रीमियम शेयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड मारुति पीछे रहेगी। मारुति ने पहले नहीं बोला, फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे। इतना लेट बोल दिया कि अभी तक उनकी पहली गाड़ी बाजार में ऑफिशियली नहीं आई है। सो 2025 मतलब 4 महीने यहाँ पे बाकी है। उन्होंने बोला उसके बाद मारुति की पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में यहाँ पे आएगी। एंड इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों टाटा मोटर के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड 676% की रिटर्न दे दी। वहीं पे मारुति जैसा स्टॉक केवल 86% का ही रहा। अब चार्ट पैटर्न पे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है इसमें मारुति का चार्ट पैटर्न कौन सा है एंड टाटा मोटर का कौन सा है। यस, टाटा मोटर जो जिस प्रकार से यहाँ पे भागा है उसमें बहुत बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट JLR की सेल सब कुछ रहती है, बट बाजार हमेशा आगे क्या होगा वो देखकर करंट लेवल पे सारी चीज़ों को फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। एंड इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया। एंड ऑलमोस्ट अभी दोनों कंपनी आप देख सकते हैं दोस्तों, टाटा मोटर भी ऑलमोस्ट 3.81 लाख करोड़ के आसपास है एंड मारुति भी 3.85 लाख करोड़, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस टाटा मोटर का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि आगे की लड़ाई कौन यहाँ पे जीतेगा करके। तो मारुति की हम लोग को एंट्री ईवी स्पेस में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो मारुति का काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न है। ठीक है, एंड भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ से आप देख सकते हो एक एवरेज ग्रोथ तो चलती रहेगी इनकी पेट्रोल डीजल के हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे भी ये नंबर 1 है, मतलब 5 साल में डबल करके देना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, उस हिसाब से तो ये अभी भी इनलाइन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, बट वहीं पे आप देख सकते हो टाटा मोटर ने 5 साल में डबल नहीं दिया, उन्होंने तो कुछ अलग ही रिटर्न्स दे दिए, क्योंकि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को उन्होंने पकड़ लिया और बिजनेस की ग्रोथ उनको मिल गई तो एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ स्टॉक यहाँ पे फटना स्टार्ट हुआ। और जिन्होंने निवेश किया है उनके रिटर्न्स तो उनको अपने पोर्टफोलियो में पता ही है। बाकी फंडामेंटली बात करें कंपनी की बैलेंस शीट को कोई स्टडी करने की ऐसी जरूरत नहीं, मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं। 80,000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व से, ऊपर से 1 रुपए का कर्जा नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या ही बोले, 30 करोड़ मतलब क्या ही है, 5 थुक्कने के बराबर है इनके लिए। एंड कैश इक्विवेलेंट भी 450 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी चीजें आपको पता ही है, इतनी बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, ROE ROC एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पे। अपने ही सेगमेंट में अगर देखा गया तो नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि EPS 80 का EPS, 90 का EPS, 126, 180, 200, ऐसे 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे चलता रहेगा, 500, 550। बट एकदम से रॉकेट जंप अगर इनको चाहिए तो इसके लिए इनको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, मतलब वही इलेक्ट्रिक व्हीकल में धूम मचानी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट शेयर अपने पास जैसे पेट्रोल डीजल में इन्होंने कैप्चर करके रखा है वैसे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी जाके ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बाकी अगर देखा गया PDF वाला ही स्टॉक है, मतलब प्रमोटर ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, FIs ज़्यादा देखने को मिलेंगे, DS ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पब्लिक तो कम ही रहेगा। जहाँ पे शेयर का प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ना, एकदम लॉजिकल बात है, 10,000, 15, 20, 30, 40, 50,000 का शेयर देखो, वहाँ पे आपको पब्लिक ज़्यादा यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। अगर रहेगी तो कोई डिफरेंट पब्लिक रहेगी, रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, मारुति सुजुकी इस कंपनी को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ कि अभी तक इनकी गाड़ी आई नहीं है, 4 महीने अभी भी, 4 मंथ अभी भी यहाँ पे बाकी है। ठीक है, बट जैसे इनकी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक रॉकेट बनेगा करके, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, फिर उसके बाद हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि इनके सेल्स के आंकड़े कैसे हैं, डिमांड कैसी है। अगर ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने 100 गाड़ियाँ बनाई हैं तो क्या 100 गाड़ियाँ की सिर्फ 70 गाड़ियाँ बिक्री जा रही है या फिर 170 की डिमांड आ रही है। एंड इस चीज़ के चलते वेटिंग पीरियड लंबा हो रहा है। तो ये हम लोगों के सवाल के जवाब हम लोग को बाद में पता चलेंगे जब ये गाड़ी लॉन्च करेंगे तब। ठीक है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी ये एक ही गाड़ी लेकर आ रहे हैं, इसके बाद और भी टाइम इनको लगेगा अपने और भी वेरिएंट्स को बाजार में उतारने के लिए। एंड वहीं पे कॉम्पिटिटर की अगर बात करें, खास करके टाटा मोटर ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतार चुका है और 3-4 गाड़ियाँ उनकी बाजार में नए नए वेरिएंट आने वाली सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। सो जब इनका एक गाड़ी शोरूम में यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है, वहीं पे हम टाटा मोटर की बात करें, 8 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट शोरूम में खड़ी यहाँ पे रह सकती है। तो कितना बड़ा चॉइस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए जब वो टाटा की ओर जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनको फर्स्ट मूव का यहाँ पे मिल चुका है। सो इसीलिए ये भी पॉइंट आप लोगों ने जरूर कंसिडर यहाँ पे